हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू लाया हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच रेक्टिफायर द ट्रांसफार्मर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो सब टाइप के रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ब्रिज टाइप में हम ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन तो करते ही करते हैं, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर मेनली यूज होता है और ब्रिज में एक एडवांटेज है कि नहीं यूज होता है। तो हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच रेक्टिफायर द ट्रांसफार्मर कोर सेचुरेशन इज पॉसिबल। तो किस में होता है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सेचुरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मनी डायोड्स डू थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर यूजेज। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 हमारा डायोड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर 3 फेज की बात किया है तो यहाँ पर 6 डायोड यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का हम सर्किट बाद में डिस्कशन भी करेंगे अभी इसी में। द रिपल फैक्टर वैल्यू ऑफ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, सिंगल फेज का तो आप लोग याद किए ही होंगे और उसको निकाल भी लेंगे, लेकिन 3 फेज का मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ। तो 3 फेज का क्या कह रहा है, रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो इसका हो जाएगा 0.177। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिपल फैक्टर वैल्यू ऑफ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का क्या हो जाएगा, 0.404। आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। तो क्या होता है, यदि सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर रहता तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना डिग्री होता, 100 डिग्री, मतलब 2 टाइम्स। फुल वेव रेक्टिफायर हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स होता है, और हाफ वेव में केवल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फेज दे रखा है, सिंगल फेज की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्योर डीसी वोल्टेज इज नोन एज। तो किसका रेशियो है ये रेशियो है रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्योर डीसी वोल्टेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज अपन डिवाइडेड बाई प्योर डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एसी इनपुट पावर। तो यहाँ पर क्या है भाई, डीसी आउटपुट पावर और डिवाइड बाई एसी इनपुट पावर। और पावर की बात की रही है तो जनरली यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ये, माइनर डिफरेंस पे इन सबों का इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप लोग इन सबों का डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर देगा दूसरा आंसर ले लेगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग किया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वालिटी डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो मैक्सिमम बाई आरएमएस क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। सेम बात है, पीक वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू पीक फैक्टर कहते हैं, और पीक फैक्टर को सीरेस्ट फैक्टर कहते हैं। और जब एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेगा तब आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सीरेस्ट फैक्टर ही आंसर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर द वोल्टेज रेगुलेशंस आर गुड। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, ब्रिज टाइप का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पीआईवी क्या होता है। किसी भी रेक्टिफायर में पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है, और पीक इन्वर्स रिवर्स बायस में वह मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसमें कि हमारा डायोड सक्सेसफुली कंडक्ट कर जाए, यानी इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज दैट डायोड कैन फेस अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। और दूसरा क्या है, टोटल यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में बताया है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग।
तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, डीसी आउटपुट पावर अपन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना इसका वैल्यू होता है, 0.287, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में होता है इसी का वैल्यू 0.693। फिर देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में कितना होता है, तो होता है 0.812। ये तो आप लोग तीनों डेटा याद ही कर लीजिए। उसके बाद पूछेगा 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में ये वैल्यू हो जाती है 0.954। तो ये सब डेटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये नॉर्मल सिंगल फेज वाला है। तो सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज में 4 डायोड यूज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो अब हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से गया, ये फॉरवर्ड हुआ, ये हमारा फॉरवर्ड हुआ, ये हुआ पाथ बन गया फॉरवर्ड का। और हमारा यहाँ पर निगेटिव था, निगेटिव को ये वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब ये इसी सेम चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यदि पोलरिटी हमारा रिवर्स कर दे रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पर ये निगेटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है ये ऐसे होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो भी हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो ये आप लोग फिक्स क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। IN4007, IN5408 और 6A4, ये तीनों ही ब्रिज रेक्टिफायर के एग्जाम्पल हैं। द डायोड्स इन ए रेक्टिफायर अलाइंड इन ए कॉन्फ़िगरेशन। तो कह रहा है कि रेक्टिफायर में जो डायोड किस कॉन्फ़िगरेशन में अलाइंड होते हैं, तो इनका एक डायमंड शेप बनता है, जैसा कि आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर में देखे भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से दुगनी होती है। तो उसका मेन का रीज़न क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्यों दुगनी होती है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा कि आप लोग ब्रिज में देखे और फुल वेव सेंटर टेप में देखेंगे कि सेंटर टेप में क्या होता है, ये ऐसे जब बनता है डायोड, तो ऐसे केस में सेंटर टेप में क्या होता है कि ये साइकिल में भी हमारा काम करता है और इस साइकिल में भी, तो दोनों साइकिल में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, वह आगत के दोनों अर्धचक्रों का उपयोग करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जबकि सिंगल फेज में हमारा एक चक्र यूज हो पाता है। जीनर डायोड क्या है। जीनर डायोड में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेते हैं, उच्च अग्र वोल्टेज कोटि वाला डायोड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। यह निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज पर तेज़ी से खराब होने लगता है। निम्न पे तो खराब ही नहीं होता है, हाई पे खराब होता है। प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में ये डायोड यूज होता है नहीं। तो यहाँ पर ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन यही है। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निगेटिव रेजिस्टेंस वाला डायोड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, और वहाँ पर ऑप्शन में जीनर डायोड और टनल डायोड दोनों रहा, तो वहाँ पर टनल डायोड को आप लोग आंसर मारिएगा। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस सही है, लेकिन जब ऑप्शन में टनल डायोड रहेगा तो उसका प्रेफरेंस ज़्यादा देना है। अब बायस क्या होता है, बायस। तो बायस का डेफिनेशन आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कि बायस जो होता है, पीएन संधि पर धारा की मात्रा नहीं होती है, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक वाहक का अनुपात नहीं होता है बायस। बायसिंग होती है कि जो भी हमारा पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन की जो संधि होती है, उसमें जो एक डीसी वोल्टेज का कैसे कंट्रोलिंग करना है, उस चीज़ को बायसिंग बताता है कि हमारा डीसी वोल्टेज को जंक्शन पे कैसे कंट्रोलिंग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीएन संधि की डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? रिवर्स बायस में क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतीप अभिनत के प्रभाव में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टिफायर का फिल्टर का मेन काम पूछा है। तो फिल्टर का मेन काम क्या है? फिल्टर का जब भी मेन काम जो होता है, ये एसी निवेश के परिवर्तनों का न्यूनीकरण करता है, दृष्टिकारी उत्पादन में ऑड हार्मोन्स को निरोध करता है, और यहाँ पर उर्मिका तो निकालता है, लेकिन यहाँ पर मेन काम ये है कि डीसी के स्तर को ये स्टेबलाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीसी के स्तर को अस्थायीकरण करता है ये रेक्टिफायर फिल्टर। और जनरली क्या होता है कि कोई भी रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ होती है। सेंटर टेप में 2f हो जाएगी, ब्रिज में 2f हो जाएगी, लेकिन जब फिल्टर का आउटपुट पूछेगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज, कह रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होल से ज़्यादा होती है। क्यों? तो मोबिलिटी क्या होती है? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम होता है, होल का जो मास होता है ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इसलिए फास्ट मोबिलिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है होल से ज़्यादा होती है, और ये कितना ज़्यादा होती है? 2.5 टाइम्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्जेज ऑन इधर साइड ऑफ द जंक्शन, दिस चार्जेज आर। तो अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि हमारा एक पीएन जंक्शन है और इसमें चार्ज जो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर का जो बन रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? तो मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या मार देगा कि जो है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो बनता है ना, वो कैरियर की वजह से नहीं बनता है, आयंस की वजह से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैनॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या क्या मेजर कर लेता है? तो ये हमारा एन टाइप पी टाइप पता लगा लेता है, कैरियर का कंसंट्रेशन भी मेजर करता है, मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर भी मेजर करता है। ये एटॉमिक कंसंट्रेशन मेजर नहीं करता है, कैरियर कंसंट्रेशन मेजर करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट सेमीकंडक्टर में भी होता है और कंडक्टर में भी होता है, लेकिन आयोग यहाँ पर आंसर इन दोनों में से ऑप्शन डी लिया है, कंडक्टर। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोनर एटम्स इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द नॉर्मल टेम्परेचर इज। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, डोनर एटम्स। तो जनरली क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर डोनर एटम की बात कर रहा है, पूरे क्रिस्टल की बात हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए क्या होता है, एन टाइप में फास्फोरस होगा पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट में क्या होता है, फास्फोरस जब होगा तो यदि फास्फोरस का जितना हमारा प्रोटॉनों की संख्या है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जब एन टाइप बनाएंगे तो उस टाइप में क्या होगा, एन टाइप बनाएंगे तो फास्फोरस में हमारा पेंटावैलेंट है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो हमारा डोनर एटम यहाँ पर फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज तो चला गया, कंबाइन कर गया। तो यहाँ पर ये अब डोनर एटम क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो डोनर एटम में फास्फोरस यदि डोनर है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर एक्सेप्टर पूछ देता तो उल्टा हो जाता, कैरी ए निगेटिव चार्ज हो जाता पी टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इट राइजेज द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करेंट टू जीरो, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है,
हमारा पोटेंशियल बैरियर बढ़ता ही बढ़ता है। रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और डोनर की बात करेंगे, डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स, तो वहाँ पर केस दूसरा हो जाएगा, जो कि अभी हम लास्ट टाइम अभी बताए हैं नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन एलोंग द लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा कैरियर कंसंट्रेशन में जो भी चेंजिंग आ रही है सेमीकंडक्टर के लेंथ के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज। तो डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, डिफ्यूजन पोटेंशियल जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा डिफ्यूजन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज, द रीजन इज। तो एन टाइप क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पूरा क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, एटम्स जो होते हैं पूरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज विथ होल कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा स्टेशनरी और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ए फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज। तो पोटेंशियल बैरियर कब बढ़ता है, जब रिवर्स बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिमेंस कांस्टेंट आप लोग कभी मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन डिप्लीशन लेयर विच आर प्रेजेंट। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, हमारे आयंस होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, होल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स भी नहीं होगा, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि हमारे डिप्लीशन लेयर में आयंस होते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। तो कह रहा है पीएन जंक्शन में जब भी हम टेम्परेचर में चेंजिंग होता है हीटिंग की वजह से, तो क्या अफेक्ट होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, अफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो जैसा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनटीसी होता है, तो क्या करता है, पूरा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ही अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो पीएन में क्या होगा, पी क्या होगा, पी निगेटिव जुड़ा रहेगा। रिवर्स बायस में यदि हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो ये नेगेटिव से जुड़ा रहेगा, ये पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायस का केस है, तो पी हमारा नेगेटिव से जुड़ा रहेगा, तो ये नहीं होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। अब इसमें क्या होगा, करेंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करेंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल दोनों, तो यहाँ पर करेंट तो इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों की वजह से फ्लो होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एट ए पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो क्यों बनता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिल्कुल सही, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेज, बिल्कुल सही, इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्टरी इन। तो डायोड हमारा क्या होता है, डायोड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यहाँ पर नी वोल्टेज होता है, उसके बाद से कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस में हमारा इधर काम करता है जीना डायोड। तो जनरली हमारा नॉर्मल डायोड की बात करता है, जीनल डायोड एक अलग कंसेप्ट है। हमें डायोड रिवर्स बायस में काम करने के लिए नहीं बनाया गया है, डायोड फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, और फॉरवर्ड बायस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिस्टल डायोड दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, और रेक्टिफिकेशन के लिए इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 50 sin ओमेगा टी एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 800 ओम, देन द फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड करंट। तो यहाँ पर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यदि मानते हैं तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, VM/√2 होता है फुल वेव में, तो VM/2 होता है। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है और लोड रेजिस्टेंस भी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अब प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 820 हो जाएगा, और यहाँ पर VM का वैल्यू 50 दे रखा है,
तो आप 25/820 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर द आउटपुट इज डिसकंटिन्यूअस। तो किस रेक्टिफायर में आउटपुट डिसकंटिन्यूअस होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ए पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू। तो पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी, डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ के वजह से, या डिफ्यूजन ऑफ आयंस की वजह से बनता है। तो कभी भी आयंस का डिफ्यूजन नहीं होता है। आयंस की वजह से वो डिप्लीशन लेयर बना रहता है, लेकिन वो बनता क्यों है, क्रिएट क्यों होता है? वो केवल डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों जो भी हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन था कंप्लीट हो गया। आप लोग को ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।